जय हिंद। आप सभी लोग को स्टैटिक जीके की क्लास का कौन सा आज दिन है? आप कहेंगे ये चौथा दिन है या चौथी क्लास है, जिसका नाम क्या है? भारत की जनगणना 2011। जनगणना से यूपी पुलिस में प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं, अब पूछे जाएंगे। और इस टॉपिक को आप बिना कवर किए एग्जाम में चले जाएं तो भाई जाहिर सा है जीके में बहुत आराम से धोखा खा के चले आएंगे। तो इसलिए हम आपसे कहेंगे इस चैप्टर को बहुत मन से पढ़िएगा। वैसे भी जो है पढ़ना तो पड़ेगा अगर वर्दी पहननी है तो। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए जनगणना से जितने भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में सबके सब यहाँ मौजूद हैं। लगभग 20 से 25 प्रश्न हैं ओवरऑल, जो भी मतलब टोटली एक तरह से आप कर सकते हैं, इससे बाहर जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई जनगणना जो सबसे पहले हुई थी पूरे भारत में, यह जनगणना सबसे पहले पूरे भारत में कब हुई थी? आप कहेंगे 1872 में हुई थी। उस समय अंग्रेजों का भारत में शासन था, तो वायसराय कौन था? आप कहेंगे लॉर्ड। ये सब अपने आप को भगवान समझते थे, हरामखोर। ये हरामखोर जो है इंडिया पर का लगभग पूरी दुनिया पर राज करते थे। लगभग अमेरिका जैसे देश पर भी राज कर चुके हैं। तो ये लॉर्ड मेयो था। कौन था? लॉर्ड मेयो, जो कि 1872 में भारत में पहली बार जनगणना कराया, गिनती कराया कि यहाँ कितने लोग हैं, कौन बिरादरी कैसा, तमाम तामझाम जो है ना, जनगणना कराया। और आपकी पहली नियमित जनगणना, जैसे वो तो एक बार करा लिया फिर भूल गया, फिर कोई आया तो कराया, नहीं कराया, उसका मन किया कराया, नहीं कराया, है कि नहीं। उसके बाद नियमित जनगणना की शुरुआत हर 10 साल पर होने लगी। कब से होने लगी? आप कहेंगे 1881 से हर साल 10 साल के बाद नियमित जनगणना होने लगी, जो कि 11 के बाद 21 में गड़बड़ा गई है हाल फिलहाल में, तो वो तो भाई उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हाँ, 81 में नियमित जनगणना की जब शुरुआत हुई तब वायसराय कौन था? आप कहेंगे लॉर्ड रिपन था। कौन था? स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता। भारतीयों के लिए अगर कहा जाए कोई वायसराय बहुत बढ़िया है ना, तो ये लॉर्ड रिपन बहुत ही अच्छा इंसान, भारत को काफी चीजें दे करके गया, और ये कोई ज्यादा प्रयोग नहीं किया, ज्यादा दबाव नहीं डाला। ठीक है, तो ये जो है भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कर दिया। अब उसके बाद भारत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा, अंग्रेजों से आजाद हो जाएगा। तो जब अंग्रेजों से आजाद हो गया तब भारत की पहली जनगणना कब हुई? आप कहेंगे 1951 में हुई। भाई 1947 में आजाद हुआ, तो आपके दिमाग में आएगा 47, 48, 49, 50, 51, आखिर जनगणना कब भयल हुई? 47 में तो ना भल। हाँ, यू आंसर मार सकते हैं आप। तो आंसर आपका क्या है? 1951। अच्छा, एक बात बताइए, अंदर से प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। ये जो स्वतंत्र भारत की जनगणना 1951 में हुई है, उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? जैसे होता है चुनाव आयुक्त और तमाम होते हैं ना, मंडला आयुक्त, कुल होते हैं कि नहीं होते हैं? ये बताइए, स्वतंत्र भारत की जब पहली जनगणना हुई तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? आप कहेंगे गोपाला स्वामी। उनका क्या नाम था? गोपाला स्वामी। क्या नाम था? गोपाला स्वामी। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ये जनगणना जो कि स्वतंत्रता तक आई है, अब जब से ये 15वीं जनगणना जो 2011 में हुई थी, जस्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि अभी इसके बाद कोई जनगणना हुई नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा प्रश्न इसी से आएगा और आता रहा है। क्योंकि जब तक अगली जनगणना नहीं हो जाएगी तब तक हर एग्जाम में प्रश्न जो है 15वीं जनगणना 2011 से ही आता रहेगा। पहली बात कि यह कुल कौन सी जनगणना है? आप कहेंगे 2011 की जनगणना हमारे भारत की भूमि की ओरिजिनल तौर पर कुल 15वीं जनगणना थी। अंग्रेजों के शासन से लेके दोनों प्रश्न बनते हैं कि भारत की जो 2011 वाली जनगणना थी कौन सी जनगणना थी, ऐसे प्रश्न बनेगा। और एनटीपीसी में आ भी चुका है कि स्वतंत्र ये 15वीं जनगणना थी। ठीक है, बताइए यह स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? तो आप कहेंगे स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, जिसे हम 15वीं जनगणना 2011 बोलते हैं ना, वो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। यूपी पुलिस का पेपर आप देने चल रहे हैं तो आर्कस स्टडी पर जो भी क्लासेस चल रही हैं
भरोसे के साथ आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। और जो है, जो किताबें बताए हैं, जो टेलीग्राम पर किताबें मौजूद हैं, उन किताबों से जाकर आप जो है कि मान के चलिए ना कि आप जितना लड़ेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। टेलीग्राम पर जो किताबें दिए हैं, एक किताब 2 किताब जो भी है हर सब्जेक्ट की, यदि आप उनको पढ़ ले गए तो रेलवे कौनो ऐसा वनडे एग्जाम नहीं है ऑब्जेक्टिव वाला जिसे आप हवा में न उड़ा दें। रेलवे, लोको पायलट, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ये सब एग्जाम हम क्वालिफाई कर चुके हैं। ना हमारे पास ITI और न BA तो इस साल पूरा हुआ है। एनटीपीसी में 73 था, वो भी नहीं कर पाए। लोको पायलट में 72-73 था शुरू में 2018 में जब हम लोग तैयारी शुरू किए थे, तब लोको पायलट वाला भी हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास न ITI न BA। सिविल से डिप्लोमा था, वो ऐसे ही अटक गया। देखिए, जो एक्सपीरियंस आदमी का रहता है वो अपने आप को आपको जैसे एक कॉन्फिडेंस देने के लिए बताता है कि देखिए एग्जाम जो वनडे है कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। लड़के क्या है ना कि सही तरीके से पढ़ नहीं रहे, आधा अधूरा किसी दिन शुक्रवार को जीके पढ़ेंगे तो गणित छूट जाएगा, मंगल को रीजनिंग पढ़ेंगे तो भूगोल छूट जाएगा। नियमित चारों विषय कोई नहीं पढ़ता जल्दी। 1% ऐसा ही व्यक्ति मिलेगा जो कि नियमित अपने टाइम टेबल को फॉलो करेगा और वो आराम से एग्जाम बीट करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो 2011 की जनगणना थी, इसकी कुल जनसंख्या कितनी थी? आप कहेंगे कुल जनसंख्या थी 121 करोड़। 121 करोड़। यह जो कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, पूरे विश्व की कितनी प्रतिशत थी? पूरे विश्व की। और इसका आंसर आपको बताना है कि 17.4 थी, 17.5 थी, क्या नहीं थी। जो कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, सकल विश्व की कितना % जनसंख्या थी? ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक प्रश्न आपके लिए हम छोड़ देते हैं। अब जैसे बात करते हैं साक्षरता, हमारे पूरे भारत की जो साक्षरता दर थी वह कितना थी? आप बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? कुल मतलब कि साक्षरता कितनी थी भारत की? तो आप कहेंगे साक्षरता पूरे भारत की थी 73%। कितनी? 73%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 80% पुरुष पढ़े लिखे थे और 65% महिलाएं पढ़ी लिखी थी। समझ रहे हैं? 80% पुरुष पढ़े लिखे थे और 65% महिलाएं पढ़ी लिखी थी। अब कुल मिला जुला करके भारत की साक्षरता कितनी थी? 73% थी। किसके अनुसार? 11वीं जनगणना के अनुसार। आई जो 121 करोड़ जनसंख्या है, इसमें आदमी कितना था, औरत कितनी थी? अब प्रश्न आता है कि भैया बताइए, ये में कई % आदमी रहे, कई % औरत रहा? भाई ये भी तो प्रश्न बनना चाहिए ना। तो आप बताइए क्या होगा। देखिए जनरली क्या होता है ना, कहीं कहीं 52% ऐसे लिख देता है और कहीं कहीं 48% ऐसे लिख देता है। सीधे सीधे अगर आपको देगा, दोनों चीज बता रहे हैं, अगर सीधे सीधे देगा तो कभी भी आप 51 नहीं मारेंगे, हमेशा क्या मारेंगे आप? 52 मारेंगे। और सीधे सीधे देगा तो हमेशा आप जो है क्या मारेंगे? 48 मारेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 51 आपका ये 5% शायद है और 48.5 ये है। ठीक है ना, दशमलव वाला भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं, 48-52 कर लीजिए। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई जो है औरत आदमी पढ़े लिखे कितना थे, औरत आदमी की जनसंख्या कितना थी। पढ़ाई लिखाई और उनकी आबादी जानना बहुत जरूरी था। और लिंगानुपात इसी पर अगर आप जान लेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि लिंगानुपात इस समय कितना था? 943 था। यानी कि 943 के बाद जो 57 को आदमी है वो रड़ुए मर जाएंगे, उनका शादी ब्याह नहीं होगा। भाई 57 न होगा, 57 3 60 40 100, यानी कि 1000 आदमी पर भारत में कितनी औरत मौजूद थी? आप कहेंगे 1000 आदमी पर भारत में 943 औरत थी। यानी कि 57 को आदमी जो है वो मठाधीश की तरह संत दंत तरह बन करके सबिना शादी ब्याह के ही मर जाएंगे। भाई बराबर रहेंगी औरतें तब ना शादी करेंगे आप, तो औरत तो कम पड़ेंगे। ऐसे भी देश दुनिया में कई तो नेता परेता जो है संत बन के घूम ही रहे हैं, आपको पता होगा। हो सकता है लिंगानुपात आपको जो है ये 2011 का भी पूछ दे, और 2001 का तो वो कितनी थी? 933 थी, 2001 वाली शायद। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दशकीय वृद्धि दर। देखिए दशकीय वृद्धि दर भारत का एक ऐसा देश रहा है जिसकी ऋणात्मक थी।
दो गो ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं, यहां पर भी पूछेंगे। एक ऑप्शन है नागालैंड और दूसरा ऑप्शन है, चलिए हम बता ही देते हैं, क्या इधर उधर का बात किया जाए, सीधे लिख लीजिए आप नागालैंड। ठीक है, क्या है नागालैंड। -0.6%। क्या है -0.6%। भाई जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर ऐसे ही धीरे धीरे घटती जाएगी तो नागालैंड में आदमी औरत एक को रह ही नहीं जाएंगे, धीरे धीरे कई साल के बाद कुल खत्म हो जाएंगे। आप देख रहे हैं वर्तमान में अपने सोसाइटी में अगल बगल कि जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब एक आदमी 4 गो लड़का पैदा कर रहा है, 2 मिला मिलकर 4-5 पैदा कर रहे हैं, अब फिर वो 4-5 मिलकर फिर 4-4-5 पैदा करेंगे, फिर 25-30 हो जाएंगे, फिर वो 25-30 मिलकर फिर 55 पैदा करेंगे, फिर 125-130 हो जाएंगे। यानी कि जो है जनसंख्या वृद्धि दर हर जगह तेजी से चल रही है, जबकि नागालैंड में क्या था, जनसंख्या वृद्धि दर घट रही थी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और अब बात करते हैं हम लिंगानुपात, तो आपका हो गया। उसके बाद आप इन सब चीजों पर फोकस करिएगा। ये जो है कि बेहद आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है, मजेदार है, बहुत आसान है, एकदम आसान है। आप कहेंगे कैसे आसान है? अरे भैया हमारा ये उत्तर प्रदेश है, आज आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है। किसकी जनसंख्या? यूपी की। तो सबसे कम किसकी है? उसका नाम है कम, उसका नाम है कम। सिक्किम में अगर देखेंगे ना तो पिछड़ा खुदा लिखा है, यहाँ जनसंख्या कम है। सिक्किम में जनसंख्या कम है और यूपी में जनसंख्या सर्वाधिक है। यहाँ सबसे कम सिक्किम, कम, और यहाँ सर्वाधिक। ये आपका जनसंख्या घनत्व है, साक्षरता है। साक्षरता के बाद जो है लिंगानुपात है, लिंगानुपात के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। अगर बात किया जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ की थी, आप कहेंगे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है किस राज्य का है? बिहार का है। कहाँ का? बिहार का। और उसके बाद जो है साक्षरता, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? आप कहेंगे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, भाई तो फेमस है, इसको याद करने की जरूरत नहीं। काफी लोगों के लिए मेरे स्टैटिक जीके की क्लास जो है ना एक रिवीजन के तौर पर होगी, क्योंकि यहाँ हर कंटेंट आपको 10 से 15 मिनट में एकदम टॉपिक वाइज क्लियर मिलेगा, स्टैटिक जीके पूरे की पूरी कंप्लीट मिलेगी। अच्छा जान लीजिए ना, ये साक्षरता दर केरल की जब सर्वाधिक है तो केरल का लिंगानुपात भी सर्वाधिक होगा। आप कहेंगे कैसे? बताते हैं कैसे। भाई साक्षरता दर सबसे अधिक होने का मतलब क्या है कि वहां पर आदमी और पढ़े लिखे ज्यादा होंगे। पढ़े लिखे ज्यादा होंगे तो उनको चाहे लड़का पैदा हो चाहे लड़की पैदा हो, कोनो भेदभाव करवे नहीं करेंगे। वो लड़का को भी उतने पढ़ाई लिखाएंगे और लड़की को भी उतने पढ़ाई लिखाएंगे। तो जब आदमी के दिमाग में से ये चीज निकल जाएगा कि जो है लड़की लड़का, लड़का लड़की, कोनो बदिये नहीं रह जाएगी, तो वहां चाहे लड़का पैदा हो चाहे लड़की पैदा हो। कहीं पहलवा होता था ना कि लड़की होती थी तो सब इधर उधर फेंक देना, मार देना, अबॉर्शन करा लेना, तमाम चीज कई प्रक्रिया चलती थी पिछड़े इलाकों में, क्योंकि पढ़ाई लिखाई है ना, उनके पास पैसा नहीं है, दहेज देना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा, हाउ करना पड़ेगा। अरे भैया तो क्या करे के पैदा केला सदिया न किले रहता। समझ रहे हैं? तो ये जो है जो जितना पढ़ा लिखा रहेगा उसकी साक्षरता या लिंगानुपात उतने बढ़िया रहेगा केरल का। और मगर ये साक्षरता जो है बिहार का क्या है? सबसे कम है। 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता सबसे कम, क्योंकि यहाँ का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। यहाँ लोग जब पैदा करेंगे दबा के, भाई जनसंख्या तो यूपी की भी सबसे अधिक है, साक्षरता में यूपी भी पीछे है, मगर बिहार से कहीं न कहीं आगे है, बस अंतर यही है। ठीक है। और अगर बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सबसे अधिक कौन कहाँ है? ये देखिए प्रतिशत में है। किसमें है? प्रतिशत में। किसमें है? प्रतिशत में। अनुसूचित जाति जो सबसे ज्यादा है, अनुसूचित जाति को हम कहते हैं हमारी तीसरी श्रेणी, हमारे समाज की जो तीसरी श्रेणी है अनुसूचित जाति एससी कहलाती है। और यह सबसे ज्यादा लगभग 31% जो है ना कहां पर निवास करती है? पंजाब में निवास करती है सबसे ज्यादा। और यही अनुसूचित जनजाति हमारे समाज की चौथी श्रेणी जिसको हम कहते हैं एसटी कैटेगरी, और यह सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? आप कहेंगे भारत के राज्य मिजोरम में।
अनुसूचित जनजाति एसटी सबसे ज्यादा कहां आपको मिलेगी? मिजोरम में। और यह एससी कहां है? पंजाब में। मगर यहां ध्यान देना है, यह प्रतिशत में है, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब यह होता है कि कौनो ऐसा राज्य जिसमें अगर कुल जाति के मिला के 100 लोग हैं तो वो 100 लोग में से 30% यहाँ एससी कैटेगरी के लोग रहते हैं। 31%। कितना? 31%। बस आप यह समझ लीजिए कि परसेंटेज है, ये दोनों परसेंटेज है। जबकि जनसंख्या अगर पूछ दे कि बताइए सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी के लोग कहां रहते हैं, जनसंख्या करोड़ में, करोड़ में, परसेंटेज में नहीं, करोड़ में 4 करोड़ 3 करोड़ लोग जो है रहे, सबसे ज्यादा कहां रहते हैं? यूपी में। और यूपी का भाई बगलिया में छोटका भाई जो है ये मध्य प्रदेश है, जहां पर एसटी की आबादी सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। यूपी और एमपी एससी और एसटी, यूपी एमपी एससी एसटी, यूपी एमपी एससी एसटी। सफेद की कबूतर घूम रही है, बड़ा जो है अच्छा लग रही है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये आपके कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जैसे हम थोड़ा सा मैप से बताते हैं भाई, कितना आप लोग ऐसे पढ़े, तनी से मैप पढ़ेंगे ना तो और मजा आएगा, ठीक है ना। और ये मैप बनाना थोड़ा कठिन है, और हाँ आप नोट्स बनाइएगा। देखिए भैया नोट नहीं बनाएंगे ना तो फिर लिपापोती चिपकर हो जाएगा, नोट तो बनाना ही पड़ेगा हर हाल में। जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है ना, भारत है, एगो ये राजधानी वाला क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वाला जो क्षेत्र है। एगो जो है मान लीजिए इधर ले लीजिए, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर ले लीजिए, समझिएगा। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, यहां पर कौन सी कास्ट नहीं पाई जाती है? ये तो पहला प्रश्न हो गया, ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न आपका ये है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, यहां कौन सी हमारी श्रेणी समाज की नहीं पाई जाती है? हम लिख दे रहे हैं एससी एसटी। क्या लिख दे रहे हैं? एससी एसटी। कोई डाउट? मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा, ठीक है। तो ये जो है दिल्ली नहीं पंजाब, ये एसटी है। देखिए यहां पर गलती हो रही है, ये चौथी श्रेणी यहां पर है और यहां पर जो है तीसरी श्रेणी है। क्या है? तीसरी श्रेणी, ठीक है। बाकी ये इधर हो गया है। स्टैटिक जीके की क्लास पूरे तरीके से कंप्लीट होती है, बढ़िया से आप लोग तैयारी करते रहिए। और हाँ, इसकी नोट्स आप लोग जरूर बनाएंगे, क्योंकि यदि आप नोट्स बनाएंगे तभी जान लीजिए कि आपसे एग्जाम निकलेगा। एग्जाम निकालने के लिए हर हाल में आपको जो है नोट्स बनानी पड़ेगी, समझ रहे हैं आप। जितना बढ़िया आप नोट्स बनाएंगे उतने बढ़िया आप रिजल्ट करेंगे। ये आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा और बहुत मन से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये स्टैटिक जीके की क्लास यहाँ से खत्म होती है। जय हिंद सभी लोग को। क्या बोलते हैं, इस वीडियो को थोड़ा शेयर व्हाट्सएप ग्रुप में कर दीजिएगा, ठीक।